हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज फिर से अपनी वीडियो को हम कंटिन्यू करते रहो। आज की वीडियो के अंदर हम अरस्तु के नागरिकता के संबंध में और अरस्तु के संपत्ति के संबंध में जो अरस्तु के विचार थे, इन दो कॉन्सेप्ट के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। दोस्तों, आपसे एक अपील है, यदि आपको मेरी इस वीडियो के माध्यम से आपको फ़ायदा हो रहा है, आपको अरस्तु या किसी भी थिंकर्स के कॉन्सेप्ट को समझने में आपकी मदद हो रही है, तो आपसे एक अपील है कि जो मदद आपकी हो रही है कॉन्सेप्ट को समझने में, वह मदद किसी और की भी होनी चाहिए। आपसे ये अपील है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल वीरेंद्र एचपी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चले शुरू करते हैं। आज का जो दो हमारे कॉन्सेप्ट है प्लेटो एरिस्टोटल के अरस्तु का नागरिकता के संबंध में उसके विचार और अरस्तु के संपत्ति के संबंध में अरस्तु के विचार। आज के संबंध में जो नागरिकता है, जब इंडियन पॉलिटी अंदर या हम थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे उस समय नागरिकता के बारे में समझेंगे कि आज के समय में नागरिकता की धारणा क्या है। परंतु जो अरस्तु कह रहा है, अरस्तु कह रहा है कि अरस्तु की नज़र में नागरिकता की वह धारणा नहीं है जो कि आज के समय के अंदर प्रचलित है। अरस्तु अपनी बात नागरिकता के संबंध में जब शुरू करता है तो वह नकारात्मक रूप से शुरू करता है कि एक राज्य के अंदर नागरिक कौन नहीं हो सकते। अरस्तु ये कह रहा है कि नागरिक एक राज्य के अंदर वही व्यक्ति हो सकते हैं जो कि शासन के कार्यों के अंदर भाग लेते हैं। और शासन के कार्यों के अंदर भाग कौन लेते हैं उस समय? व्यक्ति। शासन के उस समय दो ही व्यक्ति थे, एक वैधानिक काम था और दूसरा न्यायिक काम था। प्राचीन यूनान के अंदर था, जो प्राचीन यूनान के अंदर था। अरस्तु ये कह रहे हैं कि जब मैंने अपनी बात कही थी कि अरस्तु अपना जो नागरिकता का अपना जो सिद्धांत है वो नकारात्मकता से शुरू करते हैं। अरस्तु ये कह रहे हैं कि एक राज्य के अंदर नागरिक कौन नहीं हो सकते। फिर अरस्तु कहते हैं कि एक राज्य के अंदर जो नागरिक है, महिलाएं नागरिक नहीं हो सकती, शिल्पी, बच्चे, बूढ़े, दास, विदेशी को नागरिक नहीं मान सकते, ये कह रहा है अरस्तु। फिर जब इनको आप नागरिक नहीं मान सकते तो फिर नागरिक कौन होगा? अरस्तु ये कह रहा है, जो मैंने फर्स्ट लाइन में कह दिया था आपको, कि एक राज्य के अंदर नागरिक सिर्फ उन्हीं व्यक्ति को ही मान लिया जाएगा जो कि वैधानिक और न्याय कार्यों के अंदर भाग लेंगे। मतलब ऐसे व्यक्ति या तो वो शासन के अंदर राज कर रहे हैं, शासक वर्ग है, और शासक वर्ग का जो मुख्य काम है वह कानूनों का निर्माण करना है। और उस समय डेमोक्रेसी नाम की तो कोई चीज़ नहीं थी। और मोंटेस्क्यू ने भी अपना जो सिद्धांत है वो काफ़ी बात के अंदर दिया, जिसमें उसने सेपरेशन ऑफ द पावर्स की बात की। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के जो फंक्शंस हैं उनको अलग अलग कर दिए। और दोस्तों ये कह रहा है कि जो व्यक्ति या तो कानून बनाने का काम कर रहा है या न्याय करने का काम कर रहा है, एक राज्य का सिर्फ वही नागरिक हो सकता है। बाकी कोई जो दूसरे व्यक्ति एक नागरिक राज्य के अंदर जो रह रहे वह नागरिक नहीं हो सकते हैं, ये कह रहा है अरस्तु। अरस्तु से पूछा गया कि जो एक नागरिक है उसके क्या गुण होंगे, एक अच्छे नागरिक के क्या गुण होंगे। अरस्तु कह रहा है कि जो एक नागरिक है उसके दोनों तरह के गुण होंगे। एक तो उसमें शासित होने का भी गुण होगा और दूसरा उसके अंदर शासन करने का भी गुण होगा। एक जो अच्छा नागरिक है वो अपने संविधान के प्रति उसकी आस्था होगी, संविधान के प्रति उसके दायित्व होंगे, संविधान के प्रति उसका कर्तव्य होंगे, और वह संविधान का पालन करेगा और वह वैधानिक कार्यों के अंदर, न्याय कार्यों के अंदर भाग लेगा। ये कह रहा है अरस्तु कि जो एक अच्छे व्यक्ति के अंदर जो क्या है, एक जो अच्छे नागरिक के अंदर। फिर अरस्तु कह रहा है कि एक व्यक्ति के अंदर क्या है, अच्छा गुण सिर्फ एक नहीं हो सकता। हर एक व्यक्ति के अंदर क्या है, अच्छे गुणों की जो एक व्यक्ति के अंदर जो अच्छे गुण हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। उस गुण को आइडेंटिफाई या चिन्हित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी आस्था है संविधान के प्रति है, वो न्याय कार्यों के अंदर, वैधानिक कार्यों के अंदर भाग ले रहा है। परंतु अरस्तु ये कहता है यदि हम इसको यूनिवर्सलाइज कर दें कि एक अच्छे नागरिक के ये गुण होंगे, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। अरस्तु ये कह रहा है कि जो एक अच्छा नागरिक है, अच्छे नागरिक के अंदर साहस होना चाहिए, उसके अंदर संयम होना चाहिए, और न्याय करने जब वो न्याय कर रहा तो उस समय वो किसी के साथ पार्शियलिटी या किसी के साथ कोई भेदभाव ना करे।
फिर अरस्तु कह रहा है कि जो एक अच्छा मनुष्य है, जो श्रेष्ठ मनुष्य, सर्वोत्तम मनुष्य है, उसके जो गुण हैं वो स्थिर रहते हैं और अपरिवर्तनशील होता हुआ, उसके जो गुण हैं वो स्थिर रहते हैं और अपरिवर्तनशील उसके गुण रहते हैं। ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति नागरिक है राज्य का, उसके जो गुणों के अंदर किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये कह रहा है अरस्तु एक अच्छे नागरिक के अंदर जो गुण होते हैं। एक जो अच्छे नागरिक का है वो क्या है कि वैधानिक कार्यों के अंदर वो अच्छे अच्छे कानून बनाता है, उसके पास सोचने का समय होता है। और ये हो कब सकता है, जब एक जो नागरिक होगा, जब अपने परिवार के अंदर वो बच्चे, बूढ़े और दासों को वो शामिल कर रहे हैं। ये कह रहा है कि एक अच्छे नागरिक को, एक अच्छे नागरिक बनाने में जो मददगार साबित होता है वह दास है। क्योंकि दास क्या है, शारीरिक काम कर रहा है, वह ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहा है, या वह बाकी जो भौतिक आवश्यकताएं हैं। जो नागरिक है वो भौतिक आवश्यकताओं से क्या है, मुक्त है, उसे भौतिक आवश्यकताओं की चिंता नहीं है। क्योंकि जो भौतिक आवश्यकताओं का जो काम है वो दासों के द्वारा किया जा रहा है, जो दासों के द्वारा भौतिक आवश्यकताएं पूर्ण करने का काम कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में जो नागरिक है या दास का जो स्वामी है, उसे क्या है, चिंतन मनन करने के लिए उसके पास समय मिलता है, जिसका वो सदुपयोग क्या है, वैधानिक कार्यों के अंदर करने के लिए करता है। ये था अरस्तु का नागरिकता का सिद्धांत। महत्वपूर्ण भी है। और अरस्तु ये कह रहा कि कोई ना तो महिलाएं हो सकती, महिलाएं क्यों नागरिक नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जो उनका जो विवेक है वो अल्प विवेक है, उनके अंदर विवेक पूर्ण नहीं है। जो बच्चे हैं उनका जो विवेक है वह, उनका विवेक तो अविकसित है, मतलब पूरी तरह से विकास नहीं हुआ। जो बुजुर्ग है उनका विवेक भी पहले की जैसे अब नहीं रहा, क्योंकि वह भी अपने बुजुर्ग की अवस्था के अंदर क्या है, लास्ट अवस्था के अंदर है। इसलिए उनका जो विवेक वो भी सही तरीके से काम नहीं कर सकता। और जो विदेशी है, विदेशी को हम नागरिकता नहीं दे सकते। दासों के अंदर तो विवेक ही नहीं है। जब दासों के अंदर विवेक नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में दासों को जो नागरिकता देने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है अरस्तु की नज़र में। यह था अरस्तु के नागरिकता का सिद्धांत। ठीक है, ये आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट था और हमने बहुत ही आसान शब्दों में इसको समझने की कोशिश की। अब जो दूसरा जो सिद्धांत है अरस्तु का, जिसमें वो संपत्ति का अपना सिद्धांत है, मतलब संपत्ति के बारे में कह रहे हैं। अरस्तु कह रहे हैं कि जो संपत्ति है वो एक, मतलब जो राज्य का जो मुख्य कार्य होता है, एक नागरिक को सद्गुणी जीवन उसको प्रदान करना होता है। और एक जो सद्गुणी जीवन है, जो नागरिकता का मूल उद्देश्य क्या है, मूल जो विकास है उसका नैतिकता का विकास करना है। एक व्यक्ति के अंदर नैतिकता होना है, और जो नैतिकता वो है आंतरिक है। नैतिकता क्या है, आंतरिक है। लेकिन जो नैतिकता के विकास के लिए बाहरी परिस्थितियां भी क्या है, जिम्मेवार है। ऐसा कह रहा है दोस्तों कि जो नागरिकता का है, जब वो संपत्ति का अपना विचार दे रहा है, वो ये कह रहा है कि जो नैतिकता क्या है, एक आंतरिक मामला है, परंतु नैतिकता का आंतरिक विकास करने के लिए क्या है, बाहरी परिस्थितियां भी क्या है, जिम्मेवार है। और जो बाहरी परिस्थिति के अंदर उन्होंने रखा, उसमें उन्होंने संपत्ति को मुख्य माना। अरस्तु ने संपत्ति को मुख्य माना। अरस्तु ये कह रहे हैं कि जो संपत्ति वो दो तरह की है, एक तो प्राकृतिक रूप से और दूसरी शोषण की विधि से प्राप्त की हुई संपत्ति। ध्यान से सुनना, अरस्तु जो प्राकृतिक तरीके से जो प्राप्त की गई हुई संपत्ति है, उसमें अरस्तु कह रहे हैं जैसे मछली पकड़ना, मछली पालना, कृषि के कार्य करना, या जो कृषि के कार्य से जो आपको धन एकत्रित आपके पास हो रहा है, धन आप कर रहे हैं एग्रीकल्चर के माध्यम से, वो क्या है, आपके पास प्राकृतिक तरीके से अर्जित की हुई संपत्ति है, जो कि अरस्तु की नज़र में एक अच्छी संपत्ति है, बेहतर संपत्ति है। और दूसरी संपत्ति के अंदर अरस्तु ये कह रहे हैं कि जो शोषण की वृद्धि से आपने जो संपत्ति तो आपने एक्वायर कर ली, उसे अर्जित कर ली, परंतु उसका जो तरीका है, आपका जो तरीका वो सही नहीं हो, उसमें वो नाम दे रहे शोषण की वृद्धि से। यदि आप व्यापार कर रहे हैं, आप कॉमर्स कर रहे हैं, वाणिज्य कर रहे हैं, ये व्यापार और जो आपने वाणिज्य के माध्यम से जो संपत्ति प्राप्त कर ली है, उसको अरस्तु कह रहे कि वो शोषण की संपत्ति है। और अरस्तु उसको बेहतर नहीं मानता। बेहतर जो संपत्ति अरस्तु उसको माना जो कि प्राकृतिक तरीके से प्राप्त की जाती है। ये है महत्वपूर्ण अरस्तु का संपत्ति के संबंध में उसके विचार। अरस्तु ये भी कह रहा है कि जो संपत्ति है ये व्यक्तित्व के विकास के लिए और देश और काल में विस्तार के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। जो संपत्ति है ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का और देश के विकास में क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका
निभाती है। अरस्तु ये भी कह रहा है जो संपत्ति पर जो स्वामित्व है, जो संपत्ति पर अधिकार वो व्यक्ति की बजाय परिवार का होता है। एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता संपत्ति पे, बल्कि संपत्ति के ऊपर एक परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों का जो संपत्ति पर क्या है बराबर का अधिकार होता है। अरस्तु ये कह रहे संपत्ति के मामले में कि उन्होंने जो संपत्ति का समर्थन तो किया है उन्होंने, परंतु यदि संपत्ति आपने व्यापार के माध्यम से प्राप्त की है, घूसखोरी के माध्यम से प्राप्त की है, तो ऐसी संपत्ति का जो अरस्तु है साथ में इसकी आलोचना भी कर रहा है। अरस्तु ने जो संपत्ति के वितरण के या जो संपत्ति के वितरण के अरस्तु ने 3 तरीकों की बात की है। पहले तरीके के अंदर अरस्तु क्या कह रहा है कि जो संपत्ति है वह व्यक्तिगत हो। संपत्ति क्या है? व्यक्तिगत हो, परंतु जो उसका उपयोग है वह क्या हो? सामूहिक हो। उसकी जो संपत्ति है व्यक्तिगत जरूर हो। एक गांव के अंदर क्या है, एक व्यक्ति के पास संपत्ति है, परंतु यदि गांव के लोगों को उसकी जरूरत है, उसके पास संपत्ति ठीक है। यदि गांव के बाकी जो लोग हैं उस संपत्ति से वंचित हो रहे हैं, मतलब या उदाहरण के लिए एक व्यक्ति के पास क्या है, अनाज है, उसने अपनी कृषि से लिया, खेती बाड़ी से किया, अच्छी बात, उसने मेहनत की। अरस्तु ये कह रहे हैं कि यदि गांव के यदि बाकी लोग उनको अनाज नहीं मिल पा रहा है या अनाज की वजह से वो भूखे रह रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उस अनाज का क्या होना चाहिए? सामूहिक रूप से उपभोग होना चाहिए। दूसरी, सामूहिक संपत्ति होनी चाहिए और व्यक्तिगत उसका उपयोग हो। मतलब गांव के सभी लोग क्या है, इकट्ठी मिलके क्या है, खेती बाड़ी करें और क्या है, उसे अपना अपना जो शेयर है, अपना अपना भाग है या अपने अपने पालन पोषण के लिए उसे प्राप्त करें। थर्ड, तीसरे में क्या कह रहे हुए कि जो संपत्ति हुए क्या हो, सामूहिक ही हो और उसका उपभोग भी क्या हो, सामूहिक हो। मतलब गांव के लोग क्या है, एक गांव के नज़दीक जितनी भी कृषि है, गांव के सभी लोग क्या है, उसको क्या है साथ मिलकर खेती बाड़ी करें और जो जैसे शाम का खाना बनता है, दिन का खाना बनता है, वो हर एक घर के अंदर नहीं बने बल्कि उसका भी क्या है एक ही जगह वो सारा बने। मतलब सामूहिक खेती और सामूहिक उसका उपभोग भी हो। या फर्स्ट व्यक्तिगत संपत्ति मतलब एक संपत्ति, परंतु जब खाने की बात है, यदि कोई बाकी व्यक्ति क्या है भोजन से वंचित हो रहे या वो भूखे मर रहे, वो उनके पास खाने के लिए नहीं है, तो उस समय क्या है उस संपत्ति का क्या है सामूहिक रूप से उपयोग होना चाहिए। यह है अरस्तु के संपत्ति के संबंध में उसका विचार। थैंक यू।